एक समय की बात है, पूनम अपनी आँखों में सपने लिए अपने माता पिता से दूर दिल्ली शहर में रहने आई। पूनम दिल्ली शहर में एक कंपनी में एम्प्लॉय की जॉब कर रही थी। जॉब से उसे जो पैसे मिलते, थोड़े पैसे वो अपने पास रखती और बाकी पैसे अपने गांव अपने माता पिता के पास भिजवा देती। पूनम एक सांवली और चुलबुली लड़की थी। उसमें एक अच्छे इंसान के सारे गुण थे। इसके साथ साथ पूनम पढ़ाई लिखाई, सिलाई बुनाई, कढ़ाई और खाना बनाने जैसे कामों में बहुत कुशल थी। पूनम की छोटी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने थे। पूनम को मेकअप करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी अपने सांवले रंग को देखकर अपनी प्रेरणा खो देती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके मोहल्ले में एक ब्यूटी कंपटीशन होने की अनाउंसमेंट की जाती है। ये सुनहरा मौका फिर ना आएगा दोबारा। इस शहर की कोई भी लड़की इस कंपटीशन में भाग लेकर अपनी किस्मत आजमा सकती है। पूनम उस आदमी के पास जाकर उससे पूछती है, सुनिए भैया, लेकिन ये कंपटीशन है कब और इसे जीतने पर क्या मुनाफा है? आज से ठीक 1 महीने बाद ये प्रतियोगिता रखी जाएगी। अगर कोई महिला इस प्रतियोगिता को जीतती है तो उसे 5 लाख नगद और उसके साथ मॉडलिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा और विनिंग ट्रॉफी मिलेगी। साथ ही वो इस पूरे शहर की सुंदरी कहलाएगी। ये सब सुनने के बाद तो पूनम बस दिन रात उस प्रतियोगिता के बारे में ही सोचने लगी। वो अपनी सहेली रीमा से कहती है, मैं भी उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। तो सोच क्या रही हो? अभी भी तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। उस दिन के लिए अभी से ही तैयारियां करनी शुरू कर दो। लेकिन फिर भी पूनम के चेहरे पर उदासी की रेखा छाई हुई थी, जिसे देखकर रीमा उससे पूछती है, क्या हुआ पूनम, तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो? मैं भी उस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती तो हूँ, लेकिन मेरा रंग तो सांवला है। मैं वो प्रतियोगिता किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। सांवले लोग भला कब से मॉडलिंग जैसी प्रतियोगिता जीतने लगे? ये कैसी बातें कर रही हो पूनम? तुम्हारे पास सोचने का पूरा समय है। आराम से विचार विमर्श कर फैसला ले लो। अब मैं घर चलती हूँ। बाय बाय। पूनम को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात बस उस प्रतियोगिता और अपने सांवले रंग के बारे में ही सोचती रही। सुबह होते होते वो इस नतीजे तक पहुंची कि वो भी बाकी लड़कियों की तरह उस प्रतियोगिता में भाग लेगी। सुबह उठते उठते उसने अपनी सहेली रीमा को फोन कर अपने घर बुलाया और उसे सारी बात बताई। रीमा, मैंने ये फैसला लिया है कि मैं भी अब उस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। अरे वाह पूनम, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। हाँ, लेकिन क्या पूनम? मैं अभी भी अपने सांवले रंग को लेकर चिंतित हूँ। अरे डफर, चिंता क्यों करती है? चल मेरे साथ। ऐसा कहकर रीमा पूनम को अपने साथ बाजार ले जाती है और बाजार से पूनम को सस्ते दाम का बहुत सारा मेकअप खरीद कर देती है। इतना सारा मेकअप देखने के बाद पूनम कहती है, लेकिन रीमा, ये सारा सामान खरीदने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं है। किसने कहा कि ये सब तू खरीद रही है? ये सब मैं तुझे खरीद कर दे रही हूँ। नहीं, पर मैं तुझसे ये सब नहीं ले सकती। बात एक कपड़े, एक लिपस्टिक या एक सामान की नहीं है, ये बहुत सारा मेकअप है। ठीक है बाबा, अगले महीने जब तुझे सैलरी मिलेगी तब तू मुझे इसके सारे पैसे दे देना। अब तो रख लेगी ना? ठीक है। घर आने के बाद रीमा पूनम के मुंह पर मेकअप लगाती है। पूनम के चेहरे पर मेकअप होने के बाद पूनम खुद को आईने में जाकर देखती है और आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारती रह जाती है। अरे बाप रे, क्या ये मैं हूँ? मेकअप तो इंसान की सूरत को ही बदल कर रख देता है। देख तो रीमा, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। हाँ, सुंदर तो तुम हो ही, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं घर चलती हूँ। रात को पूनम अपने चेहरे पर मेकअप हटाए बिना ही सो गई। पूनम जब सुबह उठकर देखती है तो उसके चेहरे पर बहुत सारे लाल मुहांसे हो गए थे और उसके चेहरे पर रेडनेस हो गई थी। खुद को शीशे में देखकर पूनम जोर से चिल्लाती है। कुछ देर तक तो पूनम को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद वो अपने चेहरे पर बर्फ के टुकड़े लगाती है। बार बार ठंडे पानी से मुंह भी धोती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक पूनम के चेहरे पर कोई बदलाव न आया। आज मुझे रीमा की बहुत जरूरत है, लेकिन इत्तेफाक से वो आज सुबह से ही घर पर नहीं आई। अब मैं क्या करूं? कुछ देर बाद पूनम सोचती है, क्यों न डॉक्टर की सलाह ले लूं। उसके बाद पूनम अपने मुंह को एक कपड़े से ढकती है और डॉक्टर से अपने चेहरे का चेकअप करवाने चली जाती है। डॉक्टर पूनम को कुछ दवाइयाँ चेहरे पर लगाने को देता है।
अगले दिन रीमा पूनम से मिलने उसके घर जाती है। पूनम का चेहरा देखकर रीमा उससे पूछती है, अरे पूनम, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? उसके बाद पूनम अपनी सारी आपबीती रीमा को बताती है। मैं भूल गई थी कि सोने से पहले मेकअप रिमूव भी किया जाता है। मुझे माफ कर दो पूनम। तुम्हारी क्या गलती है जो तुम माफी मांग रही हो? गलती तो मेरी है जो मैंने ही मेकअप रिमूव नहीं किया। कुछ दिनों तक डॉक्टर की दी हुई दवाइयों का उपयोग करो, क्या पता सब ठीक हो जाए। चलो अब मैं घर चलती हूँ। लगातार 1 हफ्ते तक उन दवाइयों के उपयोग से भी पूनम के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे 2 हफ्ते भी बीत जाते हैं। अब इस प्रतियोगिता को केवल 1 ही हफ्ता ही रह गया था। पूनम बहुत ही चिंतित थी। अब मैं क्या करूँगी? मेरा रंग पहले से ही इतना सांवला था और अब तो मेरे चेहरे पर मुहांसे भी हो गई है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद उसके गांव से उसकी माँ का फोन आता है। हेलो बेटी, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ माँ, लेकिन मेरा चेहरा अब बिल्कुल देखने लायक नहीं रह गया। पूनम अपनी माँ को सारी आपबीती सुनाती है। सब सुनने के बाद उसकी माँ उससे कहती है, बेटी तू जल्दी से गांव आ जा। पूनम भी सोचती है कि यहाँ रहकर वो क्या ही करेगी, इसलिए वो अपने माता पिता के पास अपने गांव चली जाती है। अपने माता पिता के पास जाती है। अपने माता पिता के पास जाकर भी पूनम हमेशा खोई खोई सी उदास रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने पूनम से पूछा, क्या हुआ है बेटी? आजकल तू ना किसी से हंसती है ना ठीक से बोलती है। मैं क्या करूँ माँ, मैंने अपने जीवन में पहली बार किसी चीज को पूरा करने का सपना देखा था, लेकिन वो भी अधूरा रह गया। बेटी मुझे पता है कि तू बहुत चिंता में है, लेकिन अगर तू अपना मूड ठीक करने की कोशिश ही नहीं करेगी तो हमेशा उदास ही रहेगी। पूनम अपनी माँ के इस बात का जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद पूनम कहती है, माँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। ये कहकर पूनम अपने गांव के जंगल की ओर चली जाती है। क्योंकि जंगल बहुत शांत जगह थी, इसलिए वो कुछ समय शांति में व्यतीत करना चाहती थी। लेकिन कुछ समय बाद ही अचानक से मौसम खराब हो गया और तेज घनघोर वर्षा होने लगी। बारिश से बचने के लिए पूनम एक गुफा में चली गई। उस गुफा में एक ओर से पूनम को रोशनी आ रही थी। अरे ये क्या, इस गुफा में भला ये रोशनी कैसी है? ये जानने के लिए पूनम गुफा की ओर अंदर चली गई। पूनम गुफा की दूसरी ओर जो कुछ भी देखती वो देखकर बहुत हैरान हो जाती, क्योंकि वो एक अलग ही दुनिया में चली गई थी, जहाँ उसे एक जादुई नदी दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे सोने के फेस क्रीम बह रहे थे। पूनम ये सब देखकर बोलती है, भला ये दुनिया का कौन सा अजूबा है? थोड़ी देर बाद पूनम सोचती है, इस नदी में तो बहुत सारी फेस क्रीम है, क्यों न एक फेस क्रीम मैं भी अपने साथ अपने घर ले चलूं। ये कहते हुए पूनम उस नदी में से एक फेस क्रीम अपने साथ घर ले आती है। घर आने के बाद रात को पूनम उस फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है और सो जाती है। सुबह उठने के बाद पूनम की माँ पूनम के कमरे में उसके लिए चाय लेकर आती है और वो पूनम को देखकर जोर जोर से कहने लगती है, अरे पूनम जल्दी उठ, ये कैसा चमत्कार है? अपनी माँ की आवाज सुनकर पूनम नींद से जागती है। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह नींद खराब कर दी? जल्दी उठ और खुद को आईने में देख। पूनम अपनी माँ की ये बात सुनकर घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, मैंने कल रात उस नदी में से लाई हुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाया था, कहीं फिर से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया। ये सोचते हुए पूनम खुद को आईने में देखती है और देखकर हैरान रह जाती है। पूनम का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। अब उसका रंग सांवले से गोरा हो चुका था। उसके चेहरे की रेडनेस भी खत्म हो चुकी थी और उसके चेहरे के पिंपल बिल्कुल साफ हो चुके थे। ये सब देखकर पूनम बहुत खुश होती है। माँ देखा आपने, मेरा चेहरा कितना सुंदर हो गया। हाँ बेटी, बिल्कुल ऐश्वर्या रॉय जितनी सुंदर लग रही है। बस माँ अब ज्यादा हो गया। वैसे माँ अब मैं फिर से दिल्ली जाकर वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत सकती हूँ। इतने में ही पूनम के पिता भी वहीं आ जाते हैं। पूनम की माँ, क्या ये हमारी बेटी पूनम है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ पिताजी, ये मैं ही हूँ। माँ पिताजी, आज ही मैं दिल्ली वापस जा रही हूँ। 2 दिन बाद ही दिल्ली शहर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। इतना कहकर पूनम अपना सामान बांधकर वापस दिल्ली की तरफ निकल पड़ती है। दिल्ली में उसकी सहेली रीमा उसे देखकर चौंक जाती है। उसके बाद पूनम अपने गांव के जंगल के गुफा की दूसरी ओर बहने वाली जादुई नदी में मिली फेस क्रीम की बात अपनी सहेली रीमा को बताती है।
2 दिन बाद पूनम के मोहल्ले में होने वाला ब्यूटी कंपटीशन का दिन भी आ जाता है और पूनम उस ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेती है और वह सबको ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत कर भी दिखाती है। रीमा, तू कदम कदम पर मेरे साथ थी, तू मेरी सच्ची सहेली है और अब मैं अपनी जीत की ट्रॉफी लेकर अपने माता पिता के पास जाऊंगी। मेरे माता पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। हाँ, सही कहा तुमने पूनम। पूनम अपनी जीत की खुशी और अपने हाथों में ट्रॉफी लेकर अपने माता पिता के पास अपने गांव लौट जाती है। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। उस दिन के बाद से पूनम के लिए बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। आखिरकार अब पूनम दिल्ली शहर के मॉडल कहलाएगी। कुछ दिनों बाद पूनम की राहुल नाम के एक लड़के से शादी हो गई। राहुल एक पढ़ा लिखा और अच्छा कमाने वाला व्यक्ति था। अब पूनम का कोई भी सपना अधूरा ना रहा। अब वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा था, इच्छाधारी नागिन गायत्री की सारी सच्चाई उसकी बेटी पार्वती को पता चल गई थी और उसने अपनी माँ को बहुत भला बुरा कहा था। परंतु पुजारी से सारी सच्चाई पता चलने पर उसने अपनी माँ से माफी मांगी थी और उसके नागिन माँ ने खुशी से उसकी और उसके प्रेमी विवेक की शादी करवा दी थी। उसके बाद वो तीनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब आगे काफी दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है। विवेक का व्यवहार शुरुआत में बहुत अच्छा रहता है। नागिन गायत्री को बहुत खुशी होती है कि उसने अपनी बेटी की शादी इतने अच्छे लड़के से की है। एक दिन वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी, विवेक कितना अच्छा है, वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। मैंने कहा था ना माँ तुमसे कि विवेक बहुत अच्छे इंसान है। दोनों माँ बेटी की ये बातें विवेक सुन लेता है और खुद से ही कहता है अभी तुम दोनों माँ बेटी मुझे जानती ही कितना हो। मेरा यहाँ आकर तुम लोगों के साथ रहने का मकसद क्या है, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। परंतु अब समय आ गया है कि मैं जिस कार्य के लिए यहाँ आया था उस कार्य की शुरुआत करूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सच थी कि विवेक इन लोगों के पास एक बड़े मकसद से आया था। विवेक का यहाँ आने का मकसद गायत्री नागिन की नागमणि चुराना था। गायत्री नागिन बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए उसके पास से नागमणि चुराना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए विवेक को नागमणि चुराने के लिए पार्वती का सहारा लेना पड़ा। वो धीरे धीरे पार्वती के और नजदीक आ रहा था। पार्वती को भी विवेक से अब बहुत प्यार हो गया था। वो उसे बहुत मानती थी। एक दिन विवेक पार्वती से कहता है, पार्वती, मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा काम किया होगा जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पार्वती, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ विवेक। मैं भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने हम दोनों को मिलाया। लेकिन इतने दिनों से मैं इस जंगल में रहकर अब ऊब गया हूँ। तुम तो इतने साल से यहाँ रह रही हो, तुम्हें अजीब नहीं लगता? क्या तुम्हें बाहर की दुनिया देखने का मन नहीं करता? ऐसा नहीं है विवेक, मुझे बाहर की दुनिया देखने का बहुत मन करता है, परंतु माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि महाशिवरात्रि के अलावा मैं कभी भी इस जंगल से बाहर जाऊँ। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम मुझे बताओगी ना? हाँ, पूछो। क्या तुम नागमणि के बारे में कुछ जानती हो? तुमने कभी नागमणि देखी है? नागमणि तो मैंने कभी नहीं देखी, लेकिन मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि मेरी माँ के पास नागमणि है, क्योंकि हमेशा से ही घर के पीछे वाले कमरे में उन्होंने मुझे कभी जाने नहीं दिया और वो खुद हर शिवरात्रि की रात वहाँ जाती है। शायद अब तक वो मुझसे नागमणि ही छुपाती आई है। लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूँगा। तुमने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि सांप से दोस्ती कभी नहीं करनी चाहिए, और तुम तो खुद ही सांप के घर में रह रही हो। तुम कहना क्या चाहते हो विवेक? तुम मेरी माँ के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार नहीं, प्यार का नाटक करती है। मुझे लगता है उन्हें तुमसे जरूर कुछ लाभ है, वरना अब तक तो वो तुम्हें कब के मार चुकी होती। विवेक, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर पार्वती उठकर वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, माँ, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। घर के पीछे वाले कमरे में ऐसा क्या है जो तुम मुझे वहाँ जाने नहीं देती? देखो बेटी, इतने दिनों से तुमसे ये बात छुपाई कि मैं नागिन हूँ, परंतु अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी
उस कमरे में एक बक्सा है जिसके अंदर मैंने नागमणि छुपा रखी है। जब तक वो नागमणि मेरे पास है तब तक मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और जीवित हूँ। जैसे ही वो नागमणि मुझसे दूर होगी मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, जिसके कुछ ही दिनों बाद मेरी मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा, आप मुझे सच में बहुत प्यार करती हो ना माँ? तुम आज अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? आज तक कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? नहीं माँ, बस यूं ही मन किया तो पूछ लिया। चलो खाना खा लेते हैं, रात काफी हो रही है। उसके बाद वो तीनों मिलकर खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। विवेक पार्वती को गायत्री के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश करता है ताकि नागमणि चुराने में वो उसकी मदद कर सके। वो उसे नागमणि के लालच में फंसाता है। अंत में वही होता है जिसका डर था। पार्वती विवेक की बातों में आने लगती है और नागमणि का लालच करने लगती है। साथ ही उसे बाहर की दुनिया देखने की भी बहुत उत्सुकता होती है, इसलिए वो अपनी माँ के खिलाफ अपने पति का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। पार्वती, नागमणि चुराकर हम दूर शहर में चले जाएंगे और वहाँ जाकर इस नागमणि को बेच देंगे और अरबपति बन जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। सच में आप कितने अच्छे हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो। और एक माँ है जिन्होंने आज तक मुझे इस जंगल से बाहर भी नहीं जाने दिया। लेकिन सबसे पहले तो हमें नागमणि चुरानी होगी ना? हाँ, लेकिन वो कैसे? तुम्हें पता लगाना होगा कि तुम्हारी माँ उस कमरे की चाबी कहाँ रखती है। एक बार चाबी मिल जाए फिर उस नागमणि को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। पार्वती विवेक की कही बातों के अनुसार अपनी माँ पर नजर रखने लगती है। कुछ दिनों बाद महाशिवरात्रि का त्योहार आता है। उस दिन गायत्री नागिन उस कमरे में जाती है और नागमणि को देखकर कहती है, 1 साल और बीत गया और मैंने नागमणि की अच्छे से सुरक्षा की। हे शिव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर नागिन ने नागमणि बक्से में रख दी और वापस बाहर आकर कमरे में ताला मार दिया। उसको ऐसा करते हुए पार्वती छुपकर देख रही थी। नागिन ने उस चाबी को अपनी अलमारी में रख दिया। अब पार्वती को पता चल चुका था कि उसकी माँ चाबी कहाँ रखती है। पार्वती तुरंत अपने पति के पास जाती है और कहती है, विवेक, मुझे चाबी का पता चल गया है। अब बस रात होने की देर है, उसके बाद वो नागमणि हमारी होगी। हाँ, उसके बाद शहर में मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। दोनों पति पत्नी मिलकर रात होने का इंतजार करते हैं। रात होते ही वो दोनों अपना सामान पैक कर लेते हैं। फिर पार्वती चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाती है और उन चाबियों को चुरा लेती है। उसके बाद दोनों उस कमरे की ओर बढ़ते हैं और उस कमरे को खोलकर बक्से को खोलते हैं। बक्सा खुलते ही नागमणि का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। विवेक नागमणि झट से उठा लेता है और कहता है, पार्वती, जल्दी चलो यहाँ से। उसके बाद वो दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते जंगल पार कर लेते हैं। जंगल पार करके वो उज्जैनपुर गांव में पहुंच जाते हैं। जब वो मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो पुजारी जी उन्हें भागते हुए देख लेते हैं, परंतु उन्हें समझ नहीं आता कि वो दोनों क्यों भाग रहे हैं। विवेक पार्वती को शहर ले जाता है और वहाँ पर एक तांत्रिक के पास ले जाता है। तभी पार्वती कहती है, विवेक, ये हम कहाँ आ गए? तुमने तो कहा था तुम नागमणि को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाओगे। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम कितनी भोली हो ना। मैंने तुम्हें जो भी कहा तुमने मान लिया। सच कहूँ तो मुझे तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं है। मैंने तो सिर्फ नागमणि के लिए तुमसे प्यार करने का नाटक किया था। मैं बहुत पहले से जानता था कि तुम्हारी माँ एक नागिन है। तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे इतनी दूर ले आए। तुम्हारे लिए मैंने अपनी माँ को एक बार फिर से धोखा दिया। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। तभी एकदम से तांत्रिक अपनी आंखें खोलकर बोल पड़ता है, आओ विवेक बेटा, ले आए तुम नागमणि। हाँ पिताश्री, आपका दिया हुआ काम मैंने बहुत अच्छे से किया, परंतु अब इस लड़की का क्या किया जाए? वैसे ये लड़की है बहुत खूबसूरत, इसको यहीं रख लो कैद करके। विवेक उस तांत्रिक का बेटा था। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से नागिन और उसके लावारिस बेटी का पता लगाकर अपने बेटे को वहां भेजा था ताकि वो उसे अपने प्यार में फंसाकर नागमणि हासिल करने में कामयाब हो सके। पार्वती दोनों बाप बेटे के आगे बहुत गुहार लगाती है, परंतु वो उसे नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ नागिन को कमजोरी महसूस होने लगती है।
वो पूरे घर में देखती है पर उसे ना तो उसकी बेटी दिखती है और ना ही दामाद। यहाँ तक कि उसके नागमणि भी गायब होती है। गायत्री को समझते देर नहीं लगती कि उसकी बेटी और दामाद ने मिलकर नागमणि की चोरी कर ली है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जिस बेटी को मैंने इतना प्यार दिया उसने इतनी घटिया हरकत की, वो भी उस लड़के के साथ मिलकर। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने इतने सालों से नागमणि की रक्षा की, परंतु मेरी ही गलती की वजह से आज वो मेरे पास नहीं है। नागिन धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही थी। वो किसी तरह उज्जैनपुर के शिव मंदिर में पहुंचती है। पुजारी जी नागिन की ऐसी हालत देख उससे कहते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? नागिन पुजारी जी को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर पुजारी जी कहते हैं, हाँ, मैंने उन दोनों को यहाँ से भागते हुए देखा था, परंतु मैं समझ नहीं पाया कि आखिर क्या बात है। परंतु पार्वती से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। पुजारी जी, मेरी बेटी ऐसे बिल्कुल नहीं है। हो ना हो उस लड़के ने ही मेरी बेटी को भड़काया है। अब मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगी। बेटी फिलहाल तो तुम खुद को संभालो। तुम धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही हो। अगर अगले 2 दिन तक तुम्हारे पास नागमणि नहीं आई तो तुम मर भी सकती हो। मैं नागमणि की रक्षा नहीं कर पाई, ऐसे जीवन का मैं क्या करूँगी पुजारी जी? मेरा मर जाना ही ठीक होगा। इधर नागिन बहुत पीड़ा में थी और वहीं दूसरी तरफ पार्वती पर भी दोनों बाप बेटे मिलकर लगातार अत्याचार कर रहे थे। पार्वती को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसी का प्यार, उसी का पति उसके साथ ऐसा कर रहा है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे माफ कर देना माँ, मैंने तुम्हें फिर से धोखा दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अब चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, तुम्हारी नागमणि मैं तुम्हारे तक पहुँचा कर रहूंगी। पार्वती मौका देखकर कैद खाने से बाहर आती है। वो देखती है कि तांत्रिक और उसका बेटा पूजा में व्यस्त है। वो एक डंडे से दोनों पर वार कर देती है और नागमणि ढूंढने लगती है। उसे नागमणि ढूंढते ढूंढते काफी समय लग जाता है। तब तक उन दोनों को होश आ जाता है। उन दोनों को जैसे ही होश आता है, पार्वती को नागमणि मिल जाती है। पार्वती नागमणि लेकर भागने लगती है और वहीं उसके पीछे पीछे तांत्रिक और उसका बेटा उसका पीछा करने लगते हैं। पार्वती नहीं जानती थी कि वापस घर जाने का रास्ता क्या है। वो तांत्रिक और उसके बेटे से बचने के लिए चुपचाप एक झोपड़ी में घुस जाती है। झोपड़ी में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया को एहसास हो जाता है कि उसकी झोपड़ी में कोई आया है। पार्वती वहाँ पर छुप जाती है। तभी तांत्रिक और उसका बेटा उस झोपड़ी तक पहुँचते हैं। विवेक बुढ़िया से कहता है, ए बुढ़िया, यहाँ कोई लड़की आई है क्या? नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं आया। क्या हुआ, तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? वो तांत्रिक और विवेक उस बुढ़िया औरत को जवाब दिए बिना वहाँ से चले जाते हैं। तभी पार्वती चुपके चुपके उनके घर से जाने लगती है। तभी बुढ़िया औरत कहती है, तुम जा रही हो बेटी? बुढ़िया औरत की बात सुनकर पार्वती हैरान हो जाती है और कहती है, आप जानती थी कि मैं यही हूँ, फिर भी आपने उन लोगों से झूठ बोलकर मुझे बचाया। मैं अंधी जरूर हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि तुम किसी मुसीबत में हो। पार्वती बुढ़िया औरत को सारी बात बताती है, यहाँ तक कि ये भी बताती है कि उसके पास नागमणि है। अच्छा, तो तुम्हारी माँ एक इच्छाधारी नागिन है। उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर तुम्हें पाला था। उसका दिल सच में बहुत बड़ा है, लेकिन जब तेरे पास नागमणि है तो इधर उधर क्यों भटक रही है? क्या तुझे इसकी शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, तू आंखें बंद करके अपनी माँ को याद कर, ये नागमणि तुझे खुद ही वहाँ पहुँचा देगी। पार्वती बूढ़ी औरत का धन्यवाद करती है और वैसा ही करती है जैसा उसने कहा था। वो जैसे ही अपनी माँ के बारे में सोचती है, वो अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। नागिन बेहोशी हालत में शिव मंदिर में पड़ी हुई थी। अपनी माँ को इस हालत में देख पार्वती घबरा जाती है। वो पुजारी जी से कहती है, पुजारी जी, माँ को ठीक कर दो, देखो नागमणि भी ले आई। बेटा, तूने अपनी इस माँ के साथ बहुत बुरा किया। ये नागमणि और तेरे बिना तड़प रही है। मुझे माफ कर देना पुजारी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस गलती के लिए माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। आप बस एक बार माँ को ठीक कर दो, चाहे उसके लिए मेरी जान ले लो। पुजारी जी नागमणि लेकर नागिन के सिर पर रखते हैं। उनके ऐसा करते ही नागिन होश में आ जाती है।
नागमणि पाकर वो बहुत खुश होती है और जब उसे ये पता चलता है कि नागमणि उसकी बेटी लेकर आई है तब वो उसे गले लगा लेती है और कहती है, बेटी मैं जानती हूँ उस लड़के ने तुझसे ये सब करवाया है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। नागिन अपनी शक्तियों से तुरंत अपनी बेटी के साथ तांत्रिक और उसके बेटे के पास पहुँच जाती है। नागमणि पाकर नागिन दोबारा से शक्तिशाली हो गई थी। वो अपना अर्ध नागिन रूप लेकर तांत्रिक और विवेक दोनों को बहुत गंदी मौत मारती है और अपना और अपनी बेटी का बदला लेती है। उस दिन के बाद से नागिन और पार्वती दोनों दूर किसी दूसरे घने जंगल में जाकर बस जाते हैं और वहीं अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।